टाटा सन्स ने एयर इंडिया की बोली जीती। 68 साल बाद फिर से टाटा के हाथ एयर इंडिया की कमान। टाटा सन्स ने 18,000 करोड़ की बोली लगाकर बिड जीती। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज। बेल के लिए सेशंस कोर्ट जाएंगे आर्यन खान के वकील। लखीमपुर कांड में मारे गए पत्रकार के घर पर नवजोत सिंह सिद्धू धरने पर बैठे। आशीष मिश्र गिरफ्तारी तक सिद्धू ने मौन धारण करने की बात कही। लखीमपुर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई यूपी सरकार को फटकार। कहा स्टेटस रिपोर्ट से खुश नहीं। राज्य सरकार से कार्रवाई की उम्मीद जताई। दशहरे बाद होगी सुनवाई। समन के बावजूद क्राइम ब्रांच के सामने पेश नहीं हुए आशीष मिश्रा। आज फिर अजय मिश्रा के घर यूपी पुलिस ने चिपकाया नोटिस। अजय मिश्रा ने कहा कल पेश होगा मेरा बेटा। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को दिल्ली बुलाया। सूत्रों के मुताबिक घाटी में आतंकी घटनाओं को लेकर बैठक। In association with Colors, make life better. नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला है जहां सबकी क्लास लगती है। खबर का हर चैप्टर खुलता है, इतने विस्तार से खुलता है कि जब आप इस क्लास से निकलते हैं तो खबर के मास्टर होते हैं। और हाँ, ये न्यूज का फैमिली शो है जो मैं आपको बार बार याद दिलाता हूं, ताकि पूरा परिवार साथ बैठकर देखे। यहां न्यूज उस अंदाज में नहीं है कि बच्चों को समझ नहीं आएगी, उनको समझ भी आएगी और उनके काम भी आएगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की पाठशाला। पाठशाला में आज क्या क्या है आपको सबसे पहले वो दिखाते हैं। और आज पाठशाला में बात करेंगे कि घाटे वाली एयर इंडिया को टाटा उड़ाएगा कैसे। टाटा ने एयर इंडिया ले तो ली, लेकिन जो इतने घाटे में चल रही है, जिसको उड़ाना इतना मुश्किल, जिसको मुनाफे में लाना इतना मुश्किल कि उसको बेचना पड़ जाए, उसको टाटा ने खरीद कर इतनी बड़ी चुनौती ली। उसको उड़ाएगा कैसे, मुनाफा कमाएगा कैसे, आज इसका गणित समझाएंगे। एयर इंडिया का 89 साल पुराना चैप्टर भी खोलेंगे, क्योंकि जब तक ये 89 साल पुराना चैप्टर नहीं खुलेगा आपको समझ में नहीं आएगा कि महाराजा को 61,000 करोड़ का भिखारी किसने बनाया। आपको आज ये भी बताने वाले हैं कि वो महाराजा, एयर इंडिया को महाराजा बोलते हैं भाई, महाराजा को 61,000 करोड़ का महाराजा से भिखारी किसने बनाया, उसका हिसाब भी तो हो। साथ ही मोदी के नाम से क्यों कांप रहा है पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड, इसकी जानकारी भी दूंगा। आज वो चैप्टर भी खुलेगा। और नोबेल पुरस्कार भारत के वैज्ञानिकों को क्यों नहीं मिलता भाई, ये भी आपको आज चैप्टर खोलूंगा तो बताऊंगा। साथ ही हिस्ट्री का चैप्टर, हुमायूं का दिल्ली पर दोबारा कब्जे वाला चैप्टर खोलेंगे हिस्ट्री की क्लास में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एयर इंडिया वाला चैप्टर खोलते हैं। इकोनॉमिक्स, मैथ्स सब उसमें है। तो सबसे पहले आप देखिए, जिस एयर इंडिया की हम बात कर रहे हैं उस एयर इंडिया के बारे में समझिए। इस देश में उड़ते तो बहुत हैं, लोग बहुत उड़ते हैं, लेकिन प्लेन उड़ाना और उस प्लेन को उड़ाकर मुनाफा कमाना बड़ा मुश्किल काम है। एयर इंडिया, जिस एयर इंडिया की कहानी की हम बात कर रहे हैं, उसकी आपने लोगों के बारे में बड़ा सुना होगा, घर वापसी हो गई। उसकी 68 साल के बाद घर वापसी हुई है। 68 साल के बाद कैसे? 1953 में, 1953 का साल था जब इसी टाटा से सरकार ने ले लिया था एयर इंडिया को। टाटा से सरकार के पास चली गई थी। और अब 2021 में, यानी 68 साल के बाद सरकार से फिर से टाटा के पास आ गई है। टाटा सन्स, यानी 68 साल के बाद वहीं लौट कर आए हैं जहां से शुरुआत की थी। लेकिन इस 68 साल में क्या हुआ कि यह घर वापसी करनी पड़ी, इसके बारे में आज आपको बताऊंगा। लेकिन पहले समझिए कि यह घर वापसी हुई कैसे। एयर इंडिया को लेकर जब बिडिंग हुई तो उसका रिजर्व प्राइस रखा गया था, यानी इससे कम में आपको नहीं बेचेंगे, इतना बता दिया गया था। यह रिजर्व प्राइस होता है कि इससे कम में नहीं बेचेंगे। आप आइए भी मत, अगर सोच रहे हैं कि इससे कम में मिल जाएगा, वहां ऐसा नेगोशिएशन नहीं होता ना कि भैया थोड़ा कम कर लो, थोड़ा कम लगा लो, वो वाला हिसाब नहीं है। तो रिजर्व प्राइस जो रखा गया था वो 12,906 करोड़ रुपए रखा गया था कि इससे कम में तो नहीं देंगे, इससे कम में चाहिए तो घर जाओ, दूसरा फ्लाइट लेके चले जाओ।
जब ये 12,906 करोड़ रुपए का रिजर्व प्राइस रखा गया तो दो कंपनियों ने बोली लगाई। एक का नाम था टाटा सन्स, जिन्होंने फाइनली ये बोली जीत ली, और दूसरा जो है वो एक कंसोर्टियम था अजय सिंह की अगुवाई में। ये स्पाइस जेट वाले अजय सिंह हैं, इन्होंने एक मिलकर कंसोर्टियम बनाया कि आइए कुछ लोग मिलकर खरीद लेते हैं, तो अजय सिंह का कंसोर्टियम था, कंसोर्टियम। अब इन दो लोगों ने बिडिंग लगाई और जो ज्यादा पैसा देगा उसको बेचा जाएगा, ये तो सिंपल सा हिसाब है। तो टाटा सन्स ने बोली लगाई 18,000 करोड़ की, और ये जो अजय सिंह वाला कंसोर्टियम था इसने बोली लगाई 15,100 करोड़ रुपए की। अब किसी को पता नहीं होता कि किसने क्या बोली लगाई, वो छुपा रहता है। सरकार सोच रही थी कि 12,906 करोड़ रुपया मिल जाए, इससे ऊपर जितना मिल जाए वो तो और बल्ले बल्ले वाली बात है, लेकिन इससे कम नहीं लेंगे और इतना मिल जाए तो भी अच्छा। तो 18,000 करोड़ यानी सरकार की उम्मीद से मान के चलिए करीब करीब 5,000 करोड़ ज्यादा रुपए मिले। अब ये जो पैसे आ गए, ये 18,000 करोड़ रुपए जो है ये टाटा जो है देगा, लेकिन इसका ब्रेकअप क्या है? इसमें 18,000 करोड़ सरकार को देगा या दूसरी चीजें भी हैं, वो आपको समझना चाहिए। तो ये 18,000 करोड़ का हिसाब आपको बता देता हूं कि ये क्या पैसा देना है, कब तक देना है, कितना देना है, तब जाकर एयर इंडिया जो है वो टाटा के पास हो जाएगा। इसमें जो कर्ज है, जो एयर इंडिया का कर्ज है, जो करीब 61,000 करोड़ रुपए का कर्ज एयर इंडिया पर है, उसमें से 15,300 करोड़ रुपए ये रिटेन कर लिया है टाटा सन्स ने। यानी जो 61,000 करोड़ रुपए का कर्ज है एयर इंडिया के ऊपर, उसमें से 15,300 करोड़ रुपया टाटा कह रहा है कि हम चुका देंगे। इतना तो हम चुका देंगे, बाकी तुम अपना देखना, लेकिन इतना हम चुका देंगे तुम्हारा कर्ज और ये हमको दे दो। जैसे वैसे नहीं होता कि आपने बहुत कर्ज ले लिया, अब चुकाने की आपकी हैसियत नहीं है, तो आपने कहा एक काम करो, अपना स्कूटर हमको दे दो और तुम्हारा वो लाला को जो तुम पैसा लिए हुए हो उसको उतना पैसा हम दे देंगे, या तुम्हारी 4 व्हीलर हमको दे दो, इतना पैसा हम दे देंगे। तो टाटा ने वही हिसाब किया कि 15,300 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाएंगे, फिर आप कहेंगे कुछ कैश भी दे देते तो अच्छा रहता है, तो वही कैश जो है वो कैश भी दिया गया है। कैश कितना देगा टाटा सन्स? 2,700 करोड़ रुपए ये सरकार को दे देगा। और ये जो ट्रांजैक्शन की डेडलाइन रखी गई है, डेडलाइन कि कितने दिन में ये सब हो जाना है, सारा कागज का काम, पैसा लेन देन, कर्जा चुकाना, ये रखा गया है दिसंबर 2021। यानी ये साल खत्म होते होते तक एयर इंडिया को विदा कर दिया जाएगा। बाबुल की दुआएं लेती जा, अब तू खुद आसमान में उड़, ये वाला हिसाब रहेगा। तो टाटा को क्या मिलेगा, ये भी सवाल है। 18,000 करोड़ दिया, तुम्हारा कर्जा चुका दिया, कैश दे दिया, अब हमको क्या मिलेगा टाटा का? टाटा पूछेगा ना भाई। तो टाटा को सबसे पहले तो एयर इंडिया में 100% हिस्सेदारी मिलेगी, यानी इसमें अब सरकार का कोई रोल नहीं है। 100% हिस्सेदारी जो है वो अब टाटा के पास है। ये एयर इंडिया का बता रहा हूं। अच्छा, इसके अलावा कार्गो सर्विस होती है, जिससे चीजें इधर उधर की जाती हैं, जिसको आप एयर इंडिया का एयर इंडिया एक्सप्रेस कहते हैं। वो कार्गो सर्विस जो है वो मिल जाएगी टाटा सन्स को। इसके अलावा ग्राउंड हैंडलिंग, ये भी अब चला जाएगा, यानी ग्राउंड हैंडलिंग में जो लोग लगे होंगे, जो चीजें लगेंगी, वो टाटा की। और इसका ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस जो है, इसका नाम है AISATS। और इसमें जो है 50% हिस्सेदारी टाटा के पास चली जाएगी। इसके अलावा भाई इतना तुम्हारा हम जहाज ले लेंगे, लैंड कहां करेंगे, पार्किंग स्लॉट कहां होगी? गाड़ी 4 ले लीजिएगा किसी से, पार्क तो कहीं कीजिएगा ना। तो लैंडिंग और पार्किंग स्लॉट, लैंडिंग और पार्किंग का स्लॉट मिलेगा कि भाई प्लेन लिए हो, उड़ाओगे तो रखोगे तो 4400 लैंडिंग और पार्किंग का स्लॉट मिलेगा। यह है डोमेस्टिक, यानी इतना पार्किंग स्लॉट
जो कि यहां इंडिया में प्लेन उड़ाएंगे डोमेस्टिक, यहां से दिल्ली से उड़े मुंबई, मुंबई से उड़े चेन्नई, वो वाला जो डोमेस्टिक पार्किंग स्लॉट है वो 4400 मिलेगा। इतना इंडिया में किसी के पास, किसी विमान कंपनी के पास इतना पार्किंग स्लॉट नहीं है जितना अब टाटा को मिल जाएगा। अच्छा, इंटरनेशनल पार्किंग स्लॉट कितना मिलेगा? 1800। यह भी भारत की किसी कंपनी के पास इतना पार्किंग स्लॉट आज की तारीख में मौजूद नहीं है। तो टाटा के लिए भी बड़ा फायदे का सौदा है। इतना पार्किंग स्लॉट मिलने का मतलब है कि आप अपने जो विमान के रखने की संख्या उसको और बढ़ा सकते हैं और सर्विसेज भी बेहतर कर सकते हैं। और टाटा का फ्लीट साइज क्या होगा? फ्लीट साइज मतलब कितने विमान उसके पास जो है रहेंगे, जो एयर इंडिया वाले उसको मिलेंगे। वो फ्लीट साइज जो है यानी कितने विमान, वो 127 मिलेंगे। यानी अब एयर इंडिया के 127 विमान टाटा सन्स के होंगे। और इससे 127 विमान से कितनी जगह उड़िएगा? 102 जगह। 102 जगह हैं जहां डेस्टिनेशन, जिसको आप कहते हैं कि चलो घूम कर आएं, और आप बड़ा बड़ा बोर्ड देखते हैं कि हमारी फ्लाइट 102 जगह जाती है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मिलाकर। वो 102 जगहों पर आप टाटा के पास अपने विमान उड़ाने का मौका होगा। तो एयर इंडिया के पास चीजें जो थी, पार्किंग, विमान, कैसे विमान, और जो रूट उनके पास था, वो था तो हीरा, लेकिन उस हीरे को भी कैसे कबाड़ बनाकर रखा गया था, ये आगे बताऊंगा। टाटा को क्या नहीं मिलेगा जो एयर इंडिया का अभी है, जो सरकार के पास, उसमें से क्या नहीं मिलेगा ये भी आपको जानना चाहिए। और जो नहीं मिलेगा, जो नहीं मिलेगा वो क्या है? सरकार ने अपने पास जो रखा है वो है नॉन कोर एसेट। ये जो अभी आपको बता रहा था वो सारे कोर एसेट्स थे। ये नॉन कोर एसेट्स क्या होते हैं भाई, जरा इसको भी समझाओ। नहीं दे रहे हो लेकिन बताओ तो नॉन कोर एसेट्स क्या है। तो नॉन कोर एसेट्स में आ गया आपकी जमीन जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, और बिल्डिंग्स। एयर इंडिया की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और ऐसे पॉश इलाके में कि करोड़ों की। सरकार ने कहा प्लेन उड़ाओ, प्लेन रखने के लिए पार्किंग ले लो, रूट ले लो, सब कुछ ले लो, लेकिन ये बिल्डिंग लेके क्या करोगे? ये तो मेरा है। कर्जा तो 15,000 चुका रहे हो ना भाई, 15,000 करोड़ का, और पूरा टोटल 18,000 करोड़ दे रहे हो। तो ये नॉन कोर एसेट्स जो है, इसको मिला लीजिएगा तो इसकी कीमत कितनी बैठेगी? 14,718 करोड़ रुपए। तो सरकार ने ये पैसा जो है ये नहीं दिया, और ये ट्रांसफर होगा किसको? एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड, इसके पास चला जाएगा। तो सरकार के पास अभी भी मौका है। जो 61,000 करोड़ का कर्ज है उसमें से 18,000 करोड़ तो चलिए इस डील से आ जाता है, उसको आप चुका सकते हैं। और उसके बाद जो बचेगा, अगर इसको आप बेच दीजिए नॉन कोर एसेट्स को, तो ये 14,000 करोड़, करीब 15,000 करोड़ मान लीजिए। तो 18 और 15, 33,000 करोड़ जो है ये हो सकता है कि सरकार चुका दे इस तरीके से, लेकिन फिर भी कर्जा बचेगा। एयर इंडिया का कुल कर्ज कितना है? एयर इंडिया का कुल कर्ज जो है वो करीब है 61,652, और ये 31 अगस्त तक जितना कर्ज था वो आपको बता रहा हूं। अभी बढ़ गया हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना का डेटा मिला, 61,652 करोड़। इसमें से 15,300 करोड़ जो है वो टाटा चुका रहा है। ये टाटा चुका रहा है जो आपको बताया था डील में। इतने के बाद भी 46,352 करोड़ जो है वो बचा रहेगा, सरकार के पास बाकी है। और एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड वाला जो है वो अगर 14,000 15,000 करोड़ निकाल दीजिए तो भी 30-31,000 करोड़ बचेगा। अब ये देखें कैसे चुकाना है, लेकिन इतना लाया कौन, अभी बताऊंगा आगे। अब डील की शर्तें भी सुन लीजिए कि डील जो हुई उसकी शर्तें भी हैं कुछ। ऐसा नहीं है कि टाटा को बोला गया कि तुम पैसा दो और ले जाओ। अगर इतना आसान होता तो बहुत दिन से कोशिश हो रही थी, कोई ना कोई ले जाता। की गई है 5 साल बेचना जो है वो अलाउड नहीं है। मतलब टाटा सन्स इसको 5 साल तो चलाएगा ही चलाएगा, उसके पहले किसी और को नहीं बेच सकता। 5 साल बाद बेचेगा भी तो विदेशी को बेचना नॉट अलाउड। मतलब बेचना है तो भैया तुमको बेचना पड़ेगा किसी इंडियन को ही, जैसे हमने तुमको चुना, तुम किसी और को चुन लो, लेकिन विदेशी को मत बेचो भाई। फिर वो आके क्या करेगा अपने को क्या पता।
फिर 5 साल लोगो जो है वो लोगो चेंज नहीं कर सकते। नो, महाराजा का जो लोगो ऐसे झुक के करता है, प्रणाम आइए बहुत मजा आएगा, वो मजा दिलाने के चक्कर में 61,000 करोड़ हो गया कर्जा। अच्छा, लोगो नहीं हटा सकते और लोगों को भी नहीं हटा सकते। लोगो मतलब वो चिन्ह और लोगों तो कर्मचारी। तो जो 12,000 कर्मचारी हैं उनको भी हटाना नहीं है, हटाना मना है तुरंत, मतलब 1 साल तक नहीं हटाओगे, रिटेन करना पड़ेगा। 1 साल किसी को नहीं निकाल सकते। 1 साल के बाद निकालोगे तो क्या करोगे? उनको वीआरएस दोगे, वॉलंटरी रिटायरमेंट सिस्टम, और उसके अलावा ग्रेचुटी, पीएफ, ये सब भी देना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कि आज उनको ही उड़ा दिया, प्लेन उड़ाते उड़ाते बोला कि अब ये सब स्टाफ बेकार रहे होंगे तभी जो है 61,000 करोड़ का घाटा हुआ, तो बोल दो कि नहीं नहीं तुमको नहीं रखेंगे, अब हम नए लाएंगे। नहीं, पहले 1 साल देखो कौन उसमें अच्छा कर रहा है कौन नहीं, और उसके बाद हटाओ, और हटाओ तो इज्जत से, पैसा देके और इज्जत देके हटाओ। अब सवाल है कि इतनी शर्तें लगा दी गई, टाटा घाटे में डूबी हुई एयरलाइन को चलाएगा कैसे भाई? इतनी शर्तें लगा दी आपने, ये घूम फिर के ये नहीं वो नहीं, और फिर भी इन्होंने खरीद लिया। क्यों? क्योंकि टाटा का एक इमोशनल कनेक्ट भी है। चलाएंगे कैसे वो आगे बताऊंगा, लेकिन जो इमोशनल कनेक्ट है जिसके नाम पर ये खरीद लिया इन्होंने, उसको समझिए। टाटा ग्रुप के जो चेयरमैन है रतन टाटा, उनके स्टेटमेंट को आप देखिए, उन्होंने जो ट्वीट किया है वो ट्वीट आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना भावुक पल है उस आदमी के लिए। घर वापसी ऐसे नहीं होती ना भाई, घर वापसी किसी की हो रही है तो कुछ तो कनेक्ट रहा होगा। जेआरडी टाटा ने याद किया कि टाटा ग्रुप को एयर इंडिया की कमान मिलना खुशखबरी है, ये ट्वीट किया उन्होंने। एयर इंडिया के पुनर्निर्माण में बहुत मेहनत लगेगी, ये वो भी जानते हैं। उम्मीद है एयर इंडिया से एविएशन सेक्टर के मार्केट में टाटा ग्रुप को अच्छा मौका मिलेगा। एक वक्त में जेआरडी टाटा के नेतृत्व में एयर इंडिया दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित एयरलाइंस में से एक थी। टाटा ग्रुप के पास फिर यह मौका है कि वो एयर इंडिया को उसी ऊंचाई पर फिर से ले जा सके। जेआरडी टाटा आज अगर हमारे बीच होते तो बहुत खुश होते। सरकार का शुक्रिया करना चाहता हूं, हाल की सरकारी नीति से जिस तरह कुछ क्षेत्रों को प्राइवेट क्षेत्र के लिए ओपन कर दिया गया है, वो बेहतरीन कदम है। ये रतन टाटा जो है वो तारीफ कर रहा है। और फिर उन्होंने कहा वेलकम बैक एयर इंडिया, दोबारा आपका स्वागत है एयर इंडिया। अब आप सोचिए कितना चुनौतीपूर्ण फैसला रहा होगा ये रतन टाटा के लिए और उनकी कंपनी के लिए। किस वक्त खरीद रहे हैं आप सोचिए, किस वक्त? उस वक्त जब दुनिया में कोरोना फैला हुआ है, बीच में आप देखे थे कि कितने दिन एयरलाइन उड़ नहीं सकी। सोचिए कि यह वैसे है कि जिस वक्त पेट्रोल की कीमत मान लीजिए 100 रुपया है और आप वो गाड़ी खरीदने के लिए जाएं जो 2 लीटर प्रति किलोमीटर का जो है वो एवरेज देती हो, 2 किलोमीटर प्रति लीटर का एवरेज देती हो, तो घर वाले कहेंगे नहीं क्या कर रहे हो यार, इतना पेट्रोल ही बनाना पड़ेगा कि नरक हो जाएगा। लेकिन फिर भी इस आदमी ने चैलेंज लिया, एक तो इमोशनल कनेक्ट, दूसरा विजन, क्योंकि बिना विजन के एयर इंडिया शुरू नहीं हुआ था। कहानी बड़ी दिलचस्प है ना। रतन टाटा ने आज जेआरडी टाटा का जिसका जिक्र किया, जेआरडी टाटा के बारे में आपको जानना चाहिए, ये कहानी सुननी चाहिए आपको। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये आपको बताएंगी कि इमोशनल कनेक्ट क्या होता है, कैसे शुरू किया और कहां तक पहुंचे। जेआरडी टाटा के पिता आरडी टाटा, फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री कहे जाने वाले उन जमशेदजी टाटा के चचेरे भाई थे जिन जमशेदजी टाटा ने टाटा ग्रुप की स्थापना की थी। जमशेदपुर सुने ना भाई, उन्हीं के नाम पर तो है। जमशेदजी टाटा की स्थापित विरासत को ही आगे जेआरडी टाटा ने बढ़ाया। जेआरडी टाटा को प्लेन उड़ाने की दीवानगी थी। वो पायलट का लाइसेंस लेने वाले पहले भारतीय थे, पहले भारतीय जिसने पायलट बनने का सोचा, लाइसेंस लिया। 1932 का समय था जब टाटा एयरलाइंस शुरू किया गया, 1932। सोचिए वक्त से कितने आगे रहे होंगे जब लोग यहां पर बैलगाड़ी में चलते थे, महात्मा गांधी लाठी लेके पैदल चलते थे। उस वक्त इन्होंने सोचा कि प्लेन उड़ाते हैं, उड़ेंगे लोग हमारे साथ, विजन। और इसे शुरू करने के लिए उन्होंने तब के टाटा ग्रुप के चेयरमैन दोराबजी टाटा से 2 लाख रुपए लिए। अब 1932 का 2 लाख रुपया सोचिए, आप सोचेंगे अरे यार ये 2 लाख रुपया तो मैं ही दे देता तुमको। 1932 में ना देते भाई,
आज की डेट में ये 2 लाख रुपया आपका करोड़ों में है। जितना आप जीवन में कमाने की सोच नहीं सकते, उतना करोड़ों रुपया एक तरीके से उन्होंने ले लिया कि लाइए हम प्लेन उड़ाएंगे, और तब जब प्लेन में बैठने वाले भी नहीं थे उतने। दोराबजी टाटा ये रकम देने में हिचकिचा रहे थे। हिचकिचाएंगे भाई, जिसका पैसा जा रहा है, आगे क्या होगा दिख नहीं रहा, वो हिचकिचाएगा ही। उन्हें लगता था उस वक्त भारत में एयरलाइन शुरू करना कोई फायदे का बिजनेस नहीं है। लेकिन जेआरडी टाटा और जेआरडी के गुरु और अपने दोस्त जॉन पीटरसन के कहने पर वो 2 लाख रुपए का निवेश करने का तैयार हो गए। फिर 15 अक्टूबर 1932 को जेआरडी टाटा ने कराची से बॉम्बे के लिए पहली फ्लाइट खुद उड़ाई। यह भारत के कमर्शियल एविएशन सेक्टर की पहली उड़ान थी। कराची से, तब इंडिया पाकिस्तान सब एक था ना भाई, तब थोड़े बटा था, तो कराची से उड़े और उन्होंने सिंगल इंजन वाले विमान को उड़ाया। पहली उड़ान में क्या लेके गए, सोचिए आप क्या लेकर गए होंगे। 25 किलो चिट्ठी लेके गए थे। यह तस्वीर है उस पहली उड़ान की। ये देखिए, छोटा सा प्लेन, उसमें क्या लेकर गए, चिट्ठियां। चिट्ठी ना कोई संदेश जो गाना आप सुनते हैं, चिट्ठी आई है, इतना गाना इधर लिखे, उसी जमाने में चिट्ठी लेके उड़ रहे थे। विमान कराची से उड़ा, अहमदाबाद में रुका, फिर बॉम्बे में लैंड कर गया। तब बॉम्बे था, आज मुंबई है। जेआरडी टाटा को एयरलाइन शुरू करने के लिए क्या क्या लगा सोचिए, और क्या क्या नहीं मिला। इनको आपको लग रहा है इतना डील की शर्तें लगा दी, इनको दिक्कत है। जेआरडी टाटा की दिक्कतें सोचिए, उस 1932 में क्या हो रहा था वो सोचिए। ब्रिटिश सरकार का राज था, अंग्रेज यहां छाए हुए थे, बैठे हुए थे। ये जेआरडी टाटा की जो चुनौतियां थी वो आपको बता रहा हूं। जेआरडी टाटा की चुनौतियां, ब्रिटिश सरकार से कोई मदद नहीं। जुहू के कच्चे घर में हेडक्वार्टर बनाया भाई ने, क्योंकि हेडक्वार्टर तो बनाना ही था और पैसा सारा ले चुके थे। अब बड़ी बिल्डिंग कहां से खरीदिएगा, तो कच्चे घर में उन्होंने हेडक्वार्टर बनाया। बारिश होती थी उस जमाने में, सोचिए बारिश होती थी तो रनवे पर पानी भर जाता था। रनवे पर पानी भर गया तो सोचिए रनवे में पानी भरा हुआ है, और वो जमाना वैसा नहीं था। अब आप कहेंगे आज भी तो बारिश होती है तो प्लेन उड़ता है। अरे 1932 ना बोल रहे हैं भाई, सोचिएगा ना उस जमाने की टेक्नोलॉजी, उस जमाने का प्लेन कैसे उड़ेगा, पानी में कैसे उड़ेगा, दिक्कत आती थी। तो क्या करते थे, तो वो पुणे से उड़ाते थे, ये व्यवस्था करते थे किसी तरीके से। अच्छा, इनके पास था क्या क्या, 1932 का आपको बता रहा हूं था क्या, ये भी समझिएगा, तब समझ में आएगा कि इनकी चुनौतियां कितनी थी। 2 सिंगल इंजन वाला प्लेन था, सिर्फ दो प्लेन से उड़े थे। 2 सिंगल इंजन वाला प्लेन। आज कितना जो फ्लीट देख रहे थे, कितना 127 था ना, 127 फ्लीट वाला कंपनी खरीद रहे हैं। शुरू क्या किए थे, 2 सिंगल इंजन वाला प्लेन। सिंगल इंजन प्लेन क्या है, एक बार इंजन बीच में हवा में बोल दिया तो फिर सीधे नीचे आइए, फिर सीधा ही ऊपर चले जाइए। अच्छा, पायलट कितने थे इनके पास, 2 पायलट, मात्र 2 पायलट, और इनके पास थे 3 मैकेनिक। इतने से इन्होंने शुरू किया और खुद भी उड़ाते थे। 2 पायलट का हाल यह रहता होगा कि कौन छुट्टी पे जाए और कौन नहीं जाए, और कौन कौन सा प्लेन उड़ाएगा, आज मैं छुट्टी लूं नहीं लूं, इसमें आपस में बोलते थे तुम तय कर लो भैया, तुमको जिसको करना। 3 मैकेनिक, यह हाल था। यहां से शुरू हुआ एयर इंडिया। पानी भर जाता था तो पुणे से फ्लाइट चलती थी, जो आपको बता रहा हूं, और शुरुआत में इन फ्लाइट्स में जाता क्या था, डाक जाती थी, चिट्ठियां, कागज, ये सब जाता था। 1946 से 1932 में शुरू किए थे, 14 साल बाद 1946 में पब्लिक के लिए शुरू हुआ, यानी लोगों को, पब्लिक के लिए शुरू, यानी लोगों को उसमें बैठाकर ले जाना शुरू किया। उसके पहले खाली चिट्ठी पहुंचा रहे थे। अच्छा, 1932 में हालत क्या रही होगी, अब आप कहेंगे इतना पैसा लेके शुरू किया था, तब क्या हालत रही होगी। 1932 में 2 लाख से शुरू हुआ, ये आपको बताया था, कर्जा लेके। और पहले साल का हिसाब देखिए, पहला साल जो था, पहला साल, उसी साल इन्होंने कर दिया था कमाल। कैसे, पहले साल इन्होंने यात्री कितने उड़ाए, 155।
मेजरली तो चिट्ठी लेके जाते थे, यात्री कुछ एक आध लेके गए। प्रॉपरली शुरू किया 1946 में, लेकिन शुरुआत में जो कुछ लोगों को लेके गए वो 155 लोग एक साल में गए। और डाक कितना ले गए, जो चिट्ठी कागज ये सब ले गए, वो ले गए 10 टन। सोचिए, ट्रांजैक्शन इधर से उधर हुआ, यानी इनको इधर से उधर ले जाना। अब ये 2 लाख रुपए पे प्रॉफिट आपको बताता हूं कितना हुआ होगा, पहले साल का प्रॉफिट। अब बताइए कितना लिखूं, सोचिए। एक हिंट दूं, करीबन जो है फिगर मैच करता है जितने करोड़ का घाटा है। 60,000 रुपया, 60,000 रुपए का पहली बार पहले साल में प्रॉफिट हुआ था एयर इंडिया को, 60,000 रुपए का। और वो 60,000 रुपए आज के डेट में जोड़ने जाइएगा तो कोई कई हजार करोड़ में होगा। और आज का घाटा कितना हो गया सोचिए, जो 60,000 रुपए के फायदे से शुरू हुआ था वो आज 61,000 करोड़ के घाटे में। तो कहां से शुरू हुए और कहां पहुंचे, ये कहानी है। कितनी दिलचस्प, कितनी कमाल की। अच्छा, 1946 में कहानी बड़ी इतनी इंटरेस्टिंग है, बताते जाइए, सुनते जाइए, ऐसा लगता है कितना आदमी सुने। 1946 का साल था, टाटा एयरलाइंस का नाम बदला गया। तब इससे पहले टाटा एयरलाइंस था, उसको बदल के किया गया एयर इंडिया। ये जो आप आज एयर इंडिया सुनते हैं 1946 में हुआ। और 1947 में एयर इंडिया में, ये वो साल था जब आजादी मिली, तब 1947 में एयर इंडिया में सरकार ने 49% का शेयर ले लिया सरकार के पास। यानी यहां से हुई सरकार की एंट्री और यहां से कहानी बदलनी शुरू हुई, थोड़ी थोड़ी, बाद में और बदली। 1953 का साल था जब एयर इंडिया समेत, यानी ये एयर इंडिया AI जिसको आप पढ़ते हैं, प्लस 9 कंपनी, इनका राष्ट्रीयकरण हो गया। मतलब सरकार ने कहा तुम लाओ, दे दो, हम चलाएंगे। अब आज से ये सरकार का हो गया। जैसे आज सरकार ने कहा कि ले लो, अब से तुम्हारा हुआ, वैसे ही अब 1953 में कहा हमको दे दो, हम चलाएंगे। क्या सोच थी, क्या विजन था, कैसे चला रहे थे, कोई मतलब। 1953 में कहा अब हम उड़ाएंगे। जैसे आप नहीं कहते हैं दोस्त को अब हटो, अब हम चलाएंगे गाड़ी, अब हम चलाएंगे। चलाए तो फिर क्या हुआ, 61,000 करोड़ का घाटा। ये आज की कहानी है। लेकिन जिन व्यक्ति की बात कर रहा हूं, जिन्होंने विजन के साथ शुरू किया, JRD टाटा, वो नेहरू परिवार के बहुत करीबी थे। लेकिन JRD टाटा को नेहरू का आर्थिक मॉडल नापसंद था और एयर इंडिया के राष्ट्रीयकरण से JRD टाटा नाराज थे कि हम ठीक चला रहे हैं, तुम कह रहे हो कि अब देश का हो गया। सरकार ने सिर्फ इतना किया कि JRD को एयर इंडिया का अध्यक्ष बनाए रखा। जब वो एयर इंडिया के अध्यक्ष थे तो विमान के पर्दे तक खुद चुनने जाते थे। कनेक्ट था ना भाई, कंपनी शुरू की है। जैसे आपका अपना बच्चा हो तो उसका एक एक कपड़ा खरीदने जाते हैं ना, उनके लिए तो वो बच्चा था, और वो भी तब पैदा किया वो बच्चा जब उसके बारे में कोई सोचता भी नहीं था। तो पर्दे खुद चुनने जाते थे। एक बार लोग बताते हैं कि विमान के टॉयलेट पेपर तक को ठीक करने खुद चले गए एयर इंडिया के अध्यक्ष JRD टाटा। एयर इंडिया की सर्विस और समय की पाबंदी पर उनका हमेशा जोर रहा कि टाइम पर होना चाहिए, सर्विस बढ़िया होनी चाहिए। जब भी वो एयर इंडिया में सफर करते तो एक फीडबैक नोट छोड़ देते थे ताकि यात्री वहां से निकले तो लिख के जाए कि ये अच्छा था, ये खराब था। वो नहीं पूछिएगा अच्छा था खराब था तो कैसे पता चलेगा, फिर बेहतर कैसे कीजिएगा, वही चीज छोड़ते थे। उस जमाने में जब फीडबैक का उतना प्रचलन नहीं था तो कहते थे लोगों को कि लिख के जाओ। अब बड़ा सवाल यह है कि एयर इंडिया का मिसमैनेजमेंट कैसे हुआ। जो उड़ रहा था पैसे के ग्राफ पर, राजा था, महाराजा था, वो कैसे नीचे आया, क्रैश कैसे हुआ आर्थिक तौर पर, जबकि यही एयर इंडिया आसमान का महाराजा होता था। अब समझिए, इसकी कहानी भी बताता हूं। इसलिए कहता हूं आइएगा क्लास में तो मजा भी आएगा, खबर भी समझ में आएगी। 1960 का साल, 1960,
एशिया की पहली एयरलाइंस थी एयर इंडिया। सफर देखिए उसका, 1960 में एशिया की पहली एयरलाइन। उसके पास क्या था ऐसा कि वो पहली एयरलाइन थी ऐसी? उसके पास बोइंग विमान था। जिसके पास बोइंग विमान हो ऐसी पहली पूरे एशिया में एयर इंडिया थी। यह था एयर इंडिया का जलवा। 1966 का साल था जब एयर इंडिया हर दिन का आपको हिसाब बताता हूं, 100 फ्लाइट उड़ती थी। 100 उस जमाने में, 1966 की बात कर रहा हूं, हर फ्लाइट। और हर साल 10 लाख पैसेंजर एयर इंडिया में उड़ते थे। 10 लाख पैसेंजर। यह था एयर इंडिया का जलवा, एयर इंडिया का रौला। 1970, इन साल को देखिए, आपको समझ में आएगा कि कहां से कहानी कहां पहुंची। 8.5 करोड़ की विदेशी करेंसी कमाई थी। यह था एयर इंडिया। 1970 तक ठीक चल रहा था, लेकिन 70 के दौर से लाल फीताशाही बढ़ी। प्रोफेशनल तरीकों से काम करने की छूट नहीं मिली। और 1980 का साल था, इसको याद रखिए, 1980 का साल था जब एयर इंडिया में पहली बार इतना बड़ा घाटा हुआ। 15 करोड़ रुपए का घाटा। 15 करोड़ का घाटा 1980 में हुआ। कहानी बिगड़नी शुरू हो चुकी थी। लाल फीताशाही, प्रोफेशनलिज्म, टाइम पर सर्विसेज सब खत्म होने लगा था। और यह वो दौर था जब नेताओं ने इस महाराजा को अपने यहां का दरबारी बनाना शुरू किया। फिर आया 90s का दौर। 90s, जैसे आप 90s के गाने सुनते हैं, एवरलास्टिंग, वैसे ही 90s में एयर इंडिया में चमक लौटी, लेकिन एवरलास्टिंग नहीं। 90s में चमक लौटी, और कैसे लौटी आपको यह भी बताता हूं। 1993 में फिर से एयर इंडिया को फायदा हुआ। 333 करोड़ का फायदा हुआ एयर इंडिया को। यह 1993 की बात बता रहा हूं आपको। यानी घाटे से फिर से फायदे में आनी शुरू हुई। और प्रॉफिट में दुनिया की, प्रॉफिट के लिए आपसे बात कीजिएगा, छठी सबसे बड़ी कंपनी थी, एयरलाइंस थी। यह था 1993 का साल। अब यहां से कहानी देखिए कि उसके बाद जो नीचे जानी शुरू हुई ना, ऊपर आ ही नहीं सकी। 2004 में यहां तक कहानी क्या थी? 92 करोड़ का प्रॉफिट था। गिरना शुरू हो गया प्रॉफिट। यह 92 करोड़ का प्रॉफिट 2004 में था। 2006 में मर्जर हो गया, इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया को मिला दिया गया। अब आप देखिए, 2004 में 92 करोड़ का घाटा का फायदा था, प्रॉफिट था। 2008 आते आते क्या हुआ? 5,548 करोड़ का घाटा। मतलब जो कंपनी उड़ रही थी, जो कंपनी चल रही थी, 92 कम हो गया था घाटा, लेकिन फिर भी प्रॉफिट में थी। प्रॉफिट कम हो गया था लेकिन फिर भी प्रॉफिट में तो थी। 92 करोड़ का कह रहा हूं। वो 4 साल के अंदर, 2004 से 2008 के बीच में 5,548 करोड़ के घाटे में चली गई। और बढ़ते 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 फिर जो है घाटा बड़ा घटा चलता रहा। और 2017 आते आते ये घाटा जो है वो 5,348 करोड़ का रहा। और जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई, उनको तभी समझ में आ गया था कि इसका घाटा जो है वो हटना नहीं है, इसको बेचने की शुरुआत करो। और 2021 में ये सालाना घाटा आपको बता रहा हूं, ये सालाना है। और 2021 में आते आते ये घाटा डबल हो गया, 10,000 करोड़ का घाटा सालाना। ये बन चुका था वो 1932 में
60,000 रुपए के फायदे से शुरू हुआ एयर इंडिया, वो 2021 आते आते 10,000 करोड़ के घाटे में आ चुका था और उसकी मेजर शुरुआत 2004 के बाद हुई। ये थी कहानी। एयर इंडिया को कैसे तबाह किया गया और उसमें कांग्रेस सरकारों का क्या रोल रहा एयर इंडिया की तबाही में। एयर इंडिया की तबाही और इसमें कांग्रेस का रोल, यह आपको जानना चाहिए। दो 2003 से 2010 जब लो कॉस्ट एयरलाइंस का कारोबार बढ़ा, मार्केट शेयर जो है 1% से 70% हो गया लो कॉस्ट एयरलाइंस का। मतलब कम पैसे में आप ट्रैवल कीजिए, ऐसी एयरलाइंस जो आई उनका शेयर 1% से बढ़कर 70% हो गया। तब इंडियन एयरलाइंस पहले नंबर से चौथे नंबर पर आ गई, यानी 2003 से 2010 के बीच में रैंकिंग गिर गई और यानी जब लो कॉस्ट एयरलाइंस बढ़ रही थी, एयर इंडिया उसी जगह अपनी टिकी हुई थी कि हम तो ऐसे ही चलते हैं, और इसलिए उनकी रैंकिंग गिरी, कर्ज बढ़ा और साथ ही घाटा शुरू हो गया। यह हुआ 2003 से 2010 के बीच में। 2006 में एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का मर्जर किया गया कि किसी तरीके से साथ में काम करेंगे, कम स्टाफ होगा, मनमोहन सिंह ने सोचा, तो फिर जो है पैसा बचेगा। दोनों कंपनियों ने विरोध किया, इसके बावजूद मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उन्होंने फैसला लिया। दोनों कंपनियों को एक करने की प्रक्रिया 4 साल चली। 4 साल मर्जर की प्रक्रिया चली। अब आप सोचिए किस तरीके का मर्जर कर रहे थे, क्या फायदे, कंपनी को फायदे में लाने के लिए 4 साल मर्जर ही कर रहे हैं, और इतना जटिल प्रोसेस हो गया कि इसका सीधा असर एयर इंडिया के प्रॉफिट पर पड़ा। मर्जर के बाद से एयर इंडिया की कमाई लगातार घटती गई, नुकसान बढ़ता चला गया। 2007 से 2009 के बीच, यह आपको बता रहा हूं, दोनों कंपनियों का जो घाटा है, पहले घाटा कितना था? घाटा 770 करोड़ रुपए से कितना हो गया? 7200 करोड़। अब आप सोचिए, ये कौन सा गणित मनमोहन सिंह लगा रहे थे वही जानते हैं। 770 करोड़ का घाटा 7200 करोड़ 2007 से 2009 के बीच हुआ। और उधारी, जो उधारी है, यानी जो कर्ज जो अभी चुकाने में नरक हो रहा है, वो कर्ज जो है वो पहले जो इस वक्त था वो 6,550 करोड़ रुपए का था, वो बढ़कर कितना हो गया? 6,550 करोड़ से 15,241 करोड़ रुपए। ये इतना हुआ मात्र 2007 से 2009 के बीच में। और पता नहीं कौन सा गणित लगा रहे थे, कौन सा मर्जर कर रहे थे कि मर्जर ना हुआ, ये कंपनी जो है वो मरकर फिर से जिंदा भी नहीं हो पाई, ऐसी हालत हो गई। मर्जर के बाद कंपनी के पास 30,000 कर्मचारी हो गए, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड का दोगुना था। मर्जर से जर्जर हो गए भाई, पता नहीं कौन सा मर्जर था जिसने जर्जर कर दिया। एयर इंडिया को अपने रेवेन्यू का 5वां हिस्सा तो सिर्फ सैलरी पर खर्च करना पड़ा था, यानी 5वां हिस्सा सिर्फ और सिर्फ सैलरी पर। यह थी एयर इंडिया की हालत, बना दी गई मर्जर उर्फ जर्जर से। जबकि बाकी कंपनियां रेवेन्यू का 10वां हिस्सा खर्च करती थी। कर्मचारियों को मैनेज करने और खर्चे कम करना शुरू किया तो विरोध और हड़तालें शुरू हो गई, जिससे घाटा और बढ़ गया। मर्जर पूरा भी नहीं हुआ था कि एविएशन मिनिस्ट्री ने 111 नए एयरक्राफ्ट खरीदने का फैसला कर लिया। मतलब महंगाई में आटा गीला। यहां घाटा पे घाटा चल रहा है, घाटा 7200 करोड़ रुपए, कर्जा 15,241 करोड़ रुपए, और महानुभाव फैसला ले रहे हैं कि 111 नए एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे, क्योंकि उसमें नेताओं को चलना था एयर इंडिया में। पैसा है नहीं, 111 नए एयरक्राफ्ट खरीदने का फैसला लिया। और इसके लिए पैसा कितना लगाया सोचिए, जगह भी नहीं बची, इतना ऐसी कहानी है।
111 नए एयरक्राफ्ट के लिए। पैसा कितना? 67,000 करोड़ रुपए। मतलब आप सोचिए, जो कंपनी डूबी हुई है उसको आप कह रहे हैं कि नया खरीद लो और ये 67,000 करोड़ लगा दिए। 67,000, सॉरी माफ कीजिएगा, 67,000 करोड़। सवाल उठे कि जिस एयरलाइंस का टर्नओवर ही 7,000 करोड़ है, उसके लिए इतनी महंगी डील क्यों? यह फैसला एयर इंडिया के लिए काफी घातक साबित हुआ और इस डील पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे कि 7,000 आपकी कमाई है, 7,000 करोड़, और आप कह रहे हैं कि 67,000 करोड़ रुपए का विमान खरीद लो। लोग पूछेंगे नहीं कि क्या चाह रहे हो भाई? मर्जर की वजह से नुकसान 10,000 करोड़ तक पहुंच गया। अक्टूबर 2012 से मार्च 2013 के बीच हर महीने, ये सुनिए आप क्या कहानी है, हर महीने एयर इंडिया का घाटा कितना था? 400 करोड़ रुपए। महाराजा को इन्होंने दरवाजा दिखा दिया कि बाहर ही रहो। और 2004 से 2011 के बीच प्रफुल्ल पटेल एविएशन मंत्री रहे। जब उन्होंने पद संभाला, प्रफुल्ल पटेल, इनको सुनिए, इनके बारे में भी आपको जानना चाहिए। प्रफुल्ल पटेल जब एविएशन मिनिस्टर बने, उड्डयन मंत्री, तब एयर इंडिया का शेयर कितना था? 42% शेयर था मार्केट में एयर इंडिया का। टॉप लीडर था एयर इंडिया। और जब पद छोड़े तब एयर इंडिया की हालत क्या थी? कर्ज में छोड़कर चले गए। 42% शेयर, मार्केट शेयर वाले लीडर को कर्जे में कैसे डुबाते हैं? वो नाम है प्रफुल्ल पटेल। सवाल यह है कि टाटा ग्रुप कैसे उस एयर इंडिया को चलाएगा जिसको ये करके छोड़ के चले गए ये लोग। इसकी वजह बताता हूं कैसे चलाएगा। जो कंपनी पिछले 15 साल से लगातार घाटे में है, जिसे हर दिन 20 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है, जिस कंपनी पर बड़ा कर्ज और ज्यादा कर्मचारी हैं, जिस कंपनी से सरकार पीछा छुड़ाना चाह रही है, जिस कंपनी को बेचने के लिए खरीदार नहीं मिल रहा था, उसको टाटा ग्रुप ने खरीदा कैसे और चलाएंगे कैसे? चलाएंगे क्योंकि उनके पास प्रफुल्ल पटेल नहीं है, उनके पास विजन है। एविएशन सेक्टर में टाटा की बुनियाद मजबूत है। टाटा ग्रुप के पास पहले से 2 एयरलाइन है। टाटा के पास पहले से 2 एयरलाइन मौजूद है। और ये 2 एयरलाइंस कौन सी हैं जो टाटा के पास हैं? पहली है एयर एशिया, ठीक चल रही है। और दूसरी जो है, जिसकी एयर एशिया जो है, इसमें टाटा की हिस्सेदारी जो है वो 84% है। 84% हिस्सेदारी। और दूसरी कौन सी है? विस्तारा, जो आप आजकल नहीं देखते हैं, बैगनी कलर का जिसका सीट रहता है, उसमें टाटा की हिस्सेदारी 51% है। तो ये 2 एयरलाइन इनके पास पहले है जिसको ठीक चला रहे हैं और दोनों जो है मुनाफे में। उसके अलावा इसमें अब जब आप एयर इंडिया के एसेट्स जोड़ देंगे, जिसमें मैं आपको बता रहा था कि दुनिया में सबसे ज्यादा पार्किंग, दुनिया में सबसे ज्यादा जो इंटरनेशनल पार्किंग रूट्स जो हैं वो इनको मिले हुए हैं, और 127 विमान का फ्लीट है, उसको जब इसमें जोड़ देंगे ये, और प्लस 1932 वाला जो एक्सपीरियंस है, वो अनुभव, ये मौका और विजन, ये एयर इंडिया को फिर से टेक ऑफ कराएगा, ये टाटा को उम्मीद है। और कम से कम नेता नहीं होंगे तो हो ही जाएगा। लेकिन देश के लिए समझना जरूरी था कि ये क्लास आपको बता रही थी कि कहानी कहां से शुरू होती है, कहां तक पहुंचती है और कहां तक जा सकती है और बीच में क्या क्या होगा। अब आपको लिए चलता हूं पाठशाला में पाकिस्तान की क्लास में, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्लास में। अब आप कहेंगे अचानक से आप एयर इंडिया से पीसीबी की बात क्यों करने लगे? इसकी वजह है, पीसीबी के चेयरमैन रमीज राजा को डर लग रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खौफ उनको सता रहा है। रमीज राजा कह रहे हैं कि पीसीबी मोदी जी के रहमो करम पर है। अब आप ये कहेंगे कि रमीज राजा ऐसा क्यों कह रहे हैं? एक पहले महाराजा की कहानी सुनाई, अब रमीज राजा की कहानी सुनिए। जिस दिन मन में आया पीसीबी का शटर डाउन कर देंगे नरेंद्र मोदी, ये वो कह रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ जो रमीज राजा ऐसा बोल रहे हैं? पहले सुनिए, फिर आगे की बात बताता हूं।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी की फंडिंग पे 50% चलता है और आईसीसी फंडिंग ये होती है कि वो टूर्नामेंट्स कराते हैं और उसके जो पैसे हैं वो अपने मेंबर बोर्ड्स में बांट देते हैं और वो जो आईसीसी की फंडिंग है वो 90% इंडियन मार्केट से आते हैं। सो हमें एक तरह से इंडिया के बिजनेस हाउसेस पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे हैं और कल को अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये सोच लेगी कि हम पाकिस्तान को फंडिंग नहीं देंगे तो ये क्रिकेट बोर्ड जो है ये कोलैप्स भी हो सकता है। रमीज राजा कह रहे हैं कि अगर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोच लिया कि बोर्ड पीसीबी को नहीं चलने देना है तो ऐसा हो भी सकता है। अब इसके पीछे का गणित समझिए, वो क्यों ऐसा कह रहे हैं। दरअसल पीसीबी को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इसको 50% फंडिंग, इसकी जो आती है 50% फंडिंग, वो आती है आईसीसी से, जो सारे टूर्नामेंट, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स कराता है। और ये जो आईसीसी है, इसका 90% फंड जो आता है वो आता है बीसीसीआई से। बीसीसीआई और भारतीय कंपनियां, यानी हमारे पैसे पर ये पीसीबी जो है वो चल रहा है। मतलब अगर इंडिया ने रोक दिया, बीसीसीआई और भारतीय कंपनियों ने रोक दिया, तो इनका 50% जो है वो खत्म हो जाएगा। और इसीलिए घबराए हुए हैं कि मोदी जी के पास कंट्रोल है। पीसीबी की कमाई कितनी है, ये कमा कितना रहे हैं? 167 करोड़ तो ये कमाते हैं मात्र। सोचिए, ये सालाना कमा रहे हैं। विराट कोहली चाहे अपने जेब से झाड़ दें तो पीसीबी का पूरा बोर्ड चला दे, ऐसी हालत है। और इस 167 में से भी 50% जो है वो आईसीसी दे रहा है, यानी करीब करीब मान के चलिए कि 83 करोड़। तो तुम क्या कमा रहे हो भाई? ये 83 करोड़ आईसीसी दे दिया तो तुम्हारी कमाई कितनी है? इतनी, करीब 83 करोड़ बची। 83 करोड़, सोचिए इसका कितना से गुना कीजिएगा, उससे ज्यादा तो एयर इंडिया अपना घाटे में चला गया था। तुम कमाई 83 करोड़ रहे हो। पाकिस्तान क्रिकेट बदहाल है, कोई देश क्रिकेट खेलने नहीं आ रहा है। न्यूजीलैंड, इंग्लैंड ने दौरा रद्द कर दिया, कमाई घट रही है, कोई आएगा ही नहीं, खेलेगा नहीं तो कमाओगे कैसे? और खर्चे पूरे नहीं हो पाए। आईसीसी को कितनी कमाई होती है? आईसीसी की कमाई जो है वो करीब बैठती है, जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट से वो कमाता है, 3000 करोड़। ये आईसीसी की कमाई है। और इसमें बीसीसीआई का कंट्रीब्यूशन कितना है? वो है करीब 32%। 3000 करोड़ में से 32% बीसीसीआई की वजह से आता है। इसके अलावा जो आईसीसी के टूर्नामेंट्स है, वर्ल्ड कप हो गया, T20 वर्ल्ड कप हो गया, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हो गया, टेलीविजन राइट्स हो गया, स्पॉन्सरशिप से कमाई, ये जितना है इसमें से भी 90% वो भारतीय कंपनियों से आता है, भारत से आता है। अब आप सोचिए आईसीसी जो है वो कैसे भारत के नीचे दबा हुआ है। और यही बात रमीज राजा को डरा रही है। बीसीसीआई क्रिकेटिंग वर्ल्ड में सुपर पावर है, दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है। बीसीसीआई की कुल संपत्ति कितनी है? जिस बीसीसीआई की हम बात कर रहे हैं उसकी कुल संपत्ति वो बैठती है करीब 14,489 करोड़ रुपए। ये बीसीसीआई की कुल संपत्ति है। और सालाना कमाई जो आईसीसी कमा रहा है 3000 करोड़ रुपए, सालाना कमाई अकेले बीसीसीआई की कितनी है? 3800 करोड़ रुपए। तो अब आप सोच लीजिए, इसमें अभी आईपीएल नहीं जोड़ा है। क्रिकेट बोर्ड की बात छोड़िए, पाकिस्तान तो आईपीएल में भी भारत से मात खा रहा है। आईपीएल की 2020 में कमाई जो है, यानी 2020 में आईपीएल की कमाई वो कितनी थी? वो थी करीब 4000 करोड़ रुपए। इतना तो भारत आईपीएल से कमा ले रहा है जितना पाकिस्तान सोचेगा सपने में तो हड़बड़ा के उठ जाएगा कि इतना हम कमाएंगे। और आईपीएल का सबसे महंगा खिलाड़ी कितने में बिकता है? 16.25 करोड़ में। ये आईपीएल में हम 16 करोड़, 16.25 करोड़ का क्रिस मॉरिस खरीद लेते हैं।
अगर पीसीबी सोचे कि जो उनके अपने हिस्से के 83 करोड़ हैं उसमें कितने प्लेयर आएंगे, तो 5 प्लेयर आएंगे, करीब 5 प्लेयर। बाकी 6 प्लेयर कहां से लाओगे खेलने के लिए? तो वो अफगानिस्तान में जो टेररिस्ट पैदा कर रहे हो, जो कहीं झूले में चढ़ते हैं, कहीं प्लेन में चढ़ते हैं, उन्हीं को बुला लेना, खिलाना, उनको मुफ्त में मिलेंगे। तो ये हालत है। तो भारत जो है वो ताकत बन रहा है और इससे ये लोग घबराते हैं, अच्छी बात है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद पाठशाला में बात करेंगे। और अब पाठशाला में मुगल सीरीज और आज हुमायूं चैप्टर के बारे में बात करेंगे। हमने आपको बताया कि हुमायूं ने काबुल पर कब्जा कर लिया था। उसने अपने भाई कामरान की आंखें फोड़कर हज पर भेज दिया था। ईरान की सेना को हुमायूं ने हिंदुस्तान पर राज करने का सपना दिखाया। हिंदुस्तान में वापसी के बाद क्या हुआ, अब यहां से आपको बताते हैं। दरअसल हुमायूं ने अपने भाई कामरान को हराकर काबुल पर कब्जा तो किया और इसके बाद वो दिल्ली की तरफ बढ़ा। 1555 में हुमायूं का रोहतास के किले पर कब्जा हो गया। दिल्ली में उस वक्त शेरशाह सूरी के वंश का सिकंदर शाह सूरी राज कर रहा था, लेकिन दिल्ली पर अफगानों की पकड़ बहुत कमजोर हो चुकी थी। अफगानों से हुमायूं का पहला सामना मच्छीवाड़ा में हुआ। मच्छीवाड़ा लुधियाना से 40 किलोमीटर दूर है। हुमायूं को रोकने के लिए सिकंदर सूरी ने 2 सेनापति नसीब खान और तातर खान भेजे, लेकिन मच्छीवाड़ा के युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर सूरी के दोनों सेनापतियों को हरा दिया। हुमायूं की सेना का नेतृत्व उसका सबसे चहेता बैरम खान कर रहा था। मच्छीवाड़ा में युद्ध जीतने के बाद हुमायूं अपनी सेना के साथ दिल्ली की तरफ बढ़ा। नसीब खान और तातर खान की हार की खबर सिकंदर शाह सूरी को मिल चुकी थी। हुमायूं मच्छीवाड़ा से सरहिंद तक आ चुका था। चंडीगढ़ से 42 किलोमीटर दूर सरहिंद में सिकंदर सूरी और हुमायूं का युद्ध हुआ। युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर शाह सूरी को हरा दिया और युद्ध के बाद आसपास के जो राजा थे उन्होंने हुमायूं का स्वागत किया। सबको पता था अब यही जीता है तो भाई इसी को आओ भगत करो। 23 जुलाई 1555 को हुमायूं फिर से दिल्ली के तख्त पर बैठ गया। तो हुमायूं तो लौट आया और दिल्ली के तख्त पर भी बैठ गया। आगे क्या होगा ये आपको बताएंगे सोमवार को, क्योंकि हम भी लौट कर तो आएंगे ही ना। हुमायूं नहीं है तो क्या, लौटना तो हमें भी है। सोमवार को लौटेंगे इसी न्यूज़ की पाठशाला में। तब तक नमस्कार।